नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कोश में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। किसी कारणवश मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करूँगा वीडियो टाइम पे बनते रहें। चलिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आज से करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा वायु प्रदूषण। आइए इसके बारे में देखते हैं। लाइकेन पादप के समान लक्षण वाले एक प्रकार का मिश्र जीव है, जो एक कवक तथा शैवाल कि 2 या 2 से अधिक जातियों के साथ सहचार का परिणाम ज़रूर बनते हैं। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं हरा-हरा, ये ग्रीन-ग्रीन दिख रहा है, ये लाइकेन है। इसको हम आम भाषा में काई बोलते हैं, जो बोल दिया जाता है। लाइकेन हमेशा स्वच्छ वातावरण में होते हैं। जितनी वायु स्वच्छ होगी, वहाँ लाइकेन आपको अधिक मात्रा में पाए जाएँगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड व भारी धातुओं सहित हवा में सब कुछ अवशोषित कर लेते हैं। वैज्ञानिक इनकी मदद से क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को निर्धारित करते हैं, क्योंकि जितना वायु प्रदूषण बढ़ेगा, लाइकेन के रंग में उतना चेंजमेंट होता है। तो ये अच्छे मापक होते हैं वायु प्रदूषण का। और प्रायः देखा जाता है कि जहाँ पर पहले लाइकेन थे, ठीक, या काई थी, और जितना ज़्यादा वहाँ पे प्रदूषण बढ़ता गया, वहाँ पे विलुप्त होने लगे। तो ये एक अच्छा सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं ये वायु प्रदूषण को मापने का। और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शैवालों के साथ सहयोग करके हवा में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन, ये पत्थर पे लगा हुआ है। देखिए डार्क ग्रीन से येलो ग्रीन में हो गए हैं, तो इससे दिख रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। आइए अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है विहान तल्य विकास। आइए इनके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये विहान तल्य विकास है। ये कितने छोटे हैं देखने में, 10 वर्ष इनकी उम्र है। और यह बेंगलोर निवासी हैं, और इनको लंदन में यह पुरस्कार दिया गया है। और इनको ये पुरस्कार जो दिया गया है, तो ये श्री कृष्ण की नक्काशी के पास जो मकड़ी की तस्वीर ली गई है, उसके दिया गया है। ये देखिए नक्काशी इनकी है, और ये मकड़ी के साथ जो तस्वीर उन्होंने ली है, इसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया है। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी। इनको 2020 में सब पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा आयोजित किया जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। यूके में इसका आयोजन किया गया है। एआई समिट 2023 का आयोजन 1 और 2 नवंबर 2023 को ब्रिटेन के बर्किंघम शायर में हुआ है। यह विश्व का पहला समिट है। इस समिट के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सम्मेलन में भाग लिया। और इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य, जो मेन थीम थी, वह एआई के वैश्विक भविष्य और एआई के जोखिम पर चर्चा करना था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही विकल्प होगा कोझिकोड, जो कि केरला में है। आइए इसके बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व शहर दिवस पर 55 रचनात्मक शहरों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के ग्वालियर शहर, जो एमपी में पड़ता है, और कोझिकोड शहर, जो केरल में पड़ता है, उसको यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। और कोझिकोड जो शहर केरल का है, वो भारत का पहला शहर होगा जिसको यूनेस्को ने साहित्य का शहर के रूप में मान्यता दी है। और साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है, क्योंकि यह तानसेन की जन्मस्थली से संबंधित है, और तानसेन को ध्रुपद गायन शैली के लिए जाना जाता है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो इसके 4 विकल्प दिए हैं, और जैसा कि सबको पता होगा, इसका सही जवाब रिलायंस जियो होगा, क्योंकि रिलायंस जियो ही संचार में बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है हर जगह। इसके बारे में देखते हैं। इस सेवा का उद्देश्य जो है, पूरे भारत में पहले से वंचित क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। और वर्तमान में जियो स्पेस फाइबर भारत के 4 स्थानों पर कार्यरत है। पहला है गुजरात के गिर में, दूसरा छत्तीसगढ़ के कोरबा में, तीसरा है उड़ीसा के नवरंगपुर में, और चौथा है असम के ओएनजीसी के जोरहाट में। फिलहाल 4 जगह पे ये कार्यरत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बैलन डी और 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? ये जो अवार्ड है, ये फुटबॉल से संबंधित है,
और यह लियोनेल मेसी को दिया गया है। यह 67वां बैलन डी अवार्ड है। यह जो पुरस्कार है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है और इन्होंने 8वीं बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके पहले इन्होंने 2009, 10, 11, 12, 15, 19 में प्राप्त किया था। यह फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिया जाता है और यह फुटबॉल क्लब और राष्ट्रीय टीम के किसी खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार की तस्वीर है और ये प्राप्तकर्ता मेसी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रू शरणार्थियों का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? इसके 4 विकल्प हैं। तो जैसा कि ब्रू एक जनजाति है जो कि उत्तर पूर्व भारत में निवास करती है, तो इसका सही जवाब डी है। पिछले कुछ सालों से रिहांग शरणार्थी समस्या सुन रहे होंगे। तो ब्रू या रिहांग पूर्वोत्तर भारत का मूल निवासी समुदाय है जो त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहता है। त्रिपुरा में इन्हें कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता मिली है। 1997 मिजोरम में ब्रू व अन्य समूहों में जनजातीय संघर्ष हुआ था। इसी कारण मिजोरम के मामीर, कोलासिब और लुंगलोई जिलों में कई ब्रू त्रिपुरा के राहत शिविरों में भाग गए थे अपनी जान बचा के और तब से अब तक 5,000 से अधिक ब्रू कई चरणों में मिजोरम लौट रहे हैं। अभी तक 32,000 ब्रू उत्तरी त्रिपुरा में राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो इनका मेन समस्या ये है कि इनको निवासी का दर्जा मिल पा रहा है कि जहाँ मूल निवासी हैं वहाँ की सरकार इनको मना कर रही, मेरे यहाँ के नहीं है और यही इनकी समस्या बनी हुई है। और ये काबरू भाषा बोलते हैं और इनकी ध्वनि कुकी भाषा मिलती हुई है। ये खानाबदोच जनजाति है और एक बड़ी संख्या में ये झूम खेती करते हैं पर्वतों पे और ये धार्मिक तौर पे हिंदू में आते हैं और अधिकांश हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन पे किस स्थान पर अमृत वाटिका का निर्माण किया गया है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर एक विशेष प्रकार के स्मारक उद्यान अमृत वाटिका का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के साथ ही आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया है और इस वाटिका के निर्माण के लिए देश से 25,000 से अधिक नागरिकों ने कर्तव्य पथ पर पैदल मार्च किया। ये अमृत वाटिका की तस्वीर है। इसके साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने जनपद के नगरों से कलश में लाई गई मिट्टी और चावल को एक विशाल कलश में डाला और जिसे अमृत कलश कहा गया। ये अमृत कलश है और प्रत्येक राज्यों से लाए गए प्रतिनिधियों द्वारा मिट्टी चावल है ये और इस कलश की मिट्टी का उपयोग इंडिया गेट के पास 12,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बनाई जा रही अमृत वाटिका के निर्माण में किया जाएगा। आपको बता दें, बीते 9 अगस्त को देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि के रूप में मेरी माटी मेरा देश का अभियान शुरू किया गया था और साथ ही इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिलाफलम नामक 2,33,000 से अधिक पट्टिकाओं का निर्माण किया गया है जिन पर स्थानीय नायकों का नाम उकेरे गए हैं। कोलिक्स कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, भारत। इसका सही जवाब है ब्राजील। एक कोलिक्स कोका वैक्सीन है। कोकीन के उपचार के लिए ब्राजील के वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन का विकास किया है। इस टीके का उद्देश्य शरीर में एक प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास करना है जो कोकीन के प्रभाव को कम करेगा। यह कोकीन के प्रभाव को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकता है और इसका प्रयोग उन पे किया जाएगा जिनको नशे की लत लग गई है और ड्रग छुड़ाने के लिए किया जाएगा। आइए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसके 4 विकल्प हैं। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ये मानचित्र देख रहे हैं आप, भारत है। भारत में ये उत्तराखंड का ग्रीन हिस्सा है। उत्तराखंड में ये जो हिस्सा है राजाजी नेशनल पार्क है। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना सरल भाषा में और चित्रों माध्यम समझा पाऊँ। तो ये टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और इस उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी जो कि उत्तराखंड के 3 अभयारण्यों को मिला के की गई थी, राजाजी, मोतीचूर और चिल्का को मिला और इसका नामकरण उस समय के स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर किया गया था और लोकप्रिय रूप से इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम भी राजा जी नेशनल पार्क पड़ गया और यह 2015 में देश का 48वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। वनस्पति की बात की जाए तो चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, झाड़ियां, घास के मैदान, देवदार के जंगल आदि पाए जाते हैं। यह रिजर्व बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, नीलगाय, बंदरों आदि पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों, स्तनधारियों की 50 से अधिक प्रजातियों के लिए फेमस है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले में आमनगढ़ टाइगर के तराई क्षेत्र में स्थित है। ये आपका बिजनौर जिला लगता है यहाँ पे और आमनगढ़ आपका तराई एरिया है। ये आपका टाइगर रिजर्व है। यह 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसे बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया था और इसकी सीमाएं जो है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगती है और यह मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। इसमें बाघ, हाथी, स्वयं डियर, सांभर, चीतल, हॉग डियर, काकर, लंगूर, कछुए, गंगा डॉल्फिन
आदि जीव पाए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी यहांग EH 216S को किस देश ने मंजूरी दी है? 4 विकल्प दिए हैं। अच्छा, जैसा कि नाम से देख के लग रहा होगा या जापान या चीन में किसी एक ने बनाया होगा, तो इसका सही विकल्प होगा चीन। इसके बारे में देखते हैं। तो ये यहांग टैक्सी है, ये आपको उड़ती हुई दिख रही है और यह चीन ने बनाया था। दुनिया की पहली टैक्सी है और इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसमें 2 लोग बैठ सकते हैं या फिर 600 पाउंड कार को ले जाने के लिए सक्षम है ये। तो आज के करंट अफेयर प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।